हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पॉइंट नंबर 7 ऑफ आवर सिलेबस विच इज कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज कैसे एक कम्युनिकेशन का हिस्सा बनता है और वो हमारे कल्चर को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को लैंग्वेज से। लैंग्वेज जैसे कि हमें पता है ये हमारे कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जिससे हम बातचीत करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। अब वो बातचीत हम बोल कर भी कर सकते हैं जिसको वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, और बिना बोले भी कुछ एक सिंबल्स को यूज करके, इशारों को यूज करके इस तरीके से किया जा सकता है जिसको नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो लैंग्वेज को हम डिफाइन करते हैं एज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन। कन्वेंशनली जो यूज हो रहा है वो इधर स्पोकन हो सकता है जिसको बोला जाता है, और रिटन सिंबल्स या फिर और भी कोई सिंबल्स जो जिसको ह्यूमन बीइंग यूज करता है अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, उसको लैंग्वेज बोला जाता है। ये किसी भी स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन या लैंग्वेज होगा वो अलग होगा, किसी एक स्पेसिफिक एनिमल का तरीका जो लैंग्वेज को यूज करने का होगा, कम्युनिकेट करने का होगा, वो अलग होगा। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक हो जाता है। इनफाइनाइट इन प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, एक ही वर्ड्स को बहुत तरह से यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा वर्ड है ओ, हम इसको अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ जब यूज करते हैं, जब हम इसको शॉक के साथ यूज करते हैं तो ओ, तो उस टाइप का ओ एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ आएगा। हम इसको बहुत सी सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, एक्साइटमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं एज ओ, तो उसका मीनिंग अलग तरीके से निकलेगा। तो एक वर्ड की ही बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, तो अपने आप में किसी एक लैंग्वेज की प्रोडक्टिविटी तो इनफाइनाइट होती है। एंड आर्बिटरी, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है जो जो इस लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज को यूज करना चाह रहा है, वो अकॉर्डिंग टू हिज और विल पावर उसको यूज कर सकता है। तो लैंग्वेज अपने आप में स्पीशीज स्पेसिफिक, इनफाइनाइट इन प्रोडक्टिविटी एंड आर्बिटरी हो जाती है। इट अनेबल्स ह्यूमंस टू एक्सप्रेस इज, एक ह्यूमन अपने थॉट्स इससे एक्सप्रेस कर सकता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे मैंने आपको ओ का ही एग्जांपल दिया, तो उसको बोलने के तरीके से ह्यूमन बीइंग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। ये जो है, ये ह्यूमन बीइंग को एक हेल्प करती है कि वो लैंग्वेज के माध्यम से विद इन द सोसाइटी, विद इन द कम्युनिटी, वो डिफरेंट मेंबर्स के साथ अपने सोशल रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर पाए, और अपनी लैंग्वेज के माध्यम से वो अपने थॉट्स दूसरों तक एक्सप्रेस कर पाए और दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी आइडियोलॉजी की तरफ। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो डिफर करती है एनिमल लैंग्वेज से, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज एनिमल लैंग्वेज की कंपैरिजन में कम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें पता है विद टाइम ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन माइंड बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बना है। ह्यूमन माइंड ने जो लैंग्वेज डेवलप करी है उसके कम्प्लेक्स रूल्स बनाए हैं, वो कुछ ग्रामर के रूल्स को फॉलो करता है। जो हमारी लैंग्वेज है वो ग्रामर के रूल्स को फॉलो करती है। इसी तरह से हमारी लैंग्वेज जो है वो एनिमल्स की लैंग्वेज से ज्यादा कम्प्लेक्स है, तो वो एनिमल्स की लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज कम्प्लेक्सिटी में डिफर करती है। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट में डिफर करती है। डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पर मतलब है मूवमेंट, तो ह्यूमन माइंड की जो लैंग्वेज है वो अपनी मूवमेंट में भी डिफर करती है। एंड सिंबोलिज्म, हम सिंबल्स भी एनिमल्स से अलग तरीके से यूज करते हैं। देन लैंग्वेज के नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज का स्ट्रक्चरल व्यू। स्ट्रक्चरल व्यू, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लैंग्वेज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो लैंग्वेज किन किन कंपोनेंट से बनी होती है? लैंग्वेज वोकैबुलरी से बनी होती है। अगर हम वोकल लैंग्वेज की बात करें, वोकैबुलरी में हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, तो उन्हें, उन वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। प्लस ग्रामर से बनी होती है मेजरली, तो ग्रामर के भी हमें यहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। अब ये ग्रामर जो है वो एक किसी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, इसलिए स्ट्रक्चरल व्यू के अंदर हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ ग्रामेटिकली रिलेटेड एलिमेंट्स या फिर पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, एक लैंग्वेज किस तरह से लैंग्वेज अरेंज है, जो उसमें वर्ड्स है वो किस तरीके से अरेंज है, उस पैटर्न को ये स्ट्रक्चरल व्यू एनालाइज करता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लैंग्वेज में अगला हम देखते हैं इसका फंक्शनल व्यू। फंक्शनल व्यू हमें बताता है, ये मीनिंग पे एम्फसाइज करता है। जैसे मैंने बताया था कि लैंग्वेज के वर्ड्स यानी कि वोकैबुलरी और ग्रामर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ग्रामर को हमने स्ट्रक्चरल व्यू में देख लिया, फंक्शनल व्यू में हम इन वर्ड्स के मीनिंग्स की तरफ देखते हैं, मीनिंग्स एंड यूज का कंटेक्स्ट क्या है, किस कंटेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हैं। एंड प्रेगमेटिक्स, प्रेगमेटिक्स होती है द स्टडी ऑफ हाउ कंटेक्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू द मीनिंग इन लैंग्वेज यूज, किस तरह से ये जो कंटेक्स्ट है वो लैंग्वेज यूज में इंपैक्ट डाल रहा है, कैसे कंटेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है।
थर्ड, नेचर ऑफ लैंग्वेज का थर्ड हम देखें, थर्ड व्यू है इंटरेक्शनल व्यू। इंटरेक्शन व्यू जैसे नाम से पता चल रहा है, ये इंटरेक्शन में हेल्प करता है, मतलब आपस में एक दूसरे में अगर बात करनी है सोसाइटी में तो उस चीज में हेल्प करता है। मतलब ये फोकस करता है लैंग्वेज का रोल इन द सोशल रिलेशनशिप्स। अब क्योंकि आपस में अगर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इंटरेक्ट करेंगे थ्रू लैंग्वेज तो वो सोशल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो इंटरेक्शनल व्यू इस तरह की चीज से डील करता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैंग्वेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि लैंग्वेज सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, इसका सिस्टमैटिक व्यू। सिस्टमैटिकली अगर देखें तो लैंग्वेज में फोनोलॉजी आती है। फोनोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ द साउंड, ये साउंड से रिलेटेड है, जो स्पीच में साउंड जो यूज होती है उससे रिलेटेड फोनोलॉजी होती है, उसकी स्टडी को फोनोलॉजी बोला जाता है। देन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी होती है कि साउंड के या फिर लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स हैं जिनको मॉर्फीम्स बोला जाता है, वो एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज्ड है और किस तरीके से किसी लैंग्वेज में प्रेजेंट है। देन आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स होता है द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ये रूल्स की बात करता है ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, कि क्या रूल्स फॉलो होते हैं किसी एक लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेशन में, उससे डील करता है सिंटेक्स। एंड सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स होता है द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये जो दो चीजें होती हैं जो एक लैंग्वेज का कोर एलिमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ड्स एंड वोकैबुलरी वर्ड्स में आ गई, देन ग्रामर, ये कोर एलिमेंट्स होते हैं। ग्रामर होती है द सिस्टमैटिक रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज और वर्ड्स उस लैंग्वेज में यूज होते हैं। तो उन वर्ड्स और फ्रेजेस का क्या मीनिंग है उससे सिमेंटिक्स यूज डील करता है। फोनोलॉजी लैंग्वेज की साउंड से डील करती है कि साउंड की बेसिस पे एक लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं उसमें जो साउंड हम यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसका क्या मीनिंग निकाला जा सकता है। मॉर्फोलॉजी जो मॉर्फीम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं एक लैंग्वेज के उनसे डील करता है। सिंटेक्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स है उससे डील करता है। तो ये कोई भी लैंग्वेज का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सिस्टमैटिकली अरेंज होता है, उसमें प्रॉपर साउंड का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, मॉर्फोलॉजी का, देन सिंटेक्स रूल्स का, देन वर्ड्स एंड फ्रेजेस के प्रॉपर मीनिंग्स होते हैं, तो सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं। सेकेंड, लैंग्वेज अपने आप में स्टैटिक ना होकर के, स्टेबल ना होकर के डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि लैंग्वेज कंटिन्यूअसली मूव होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो सकती है, ये टाइम पीरियड के साथ चेंज हो सकती है, और ये पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के साथ भी चेंज हो सकती है। तो लैंग्वेज डायनेमिक है, स्टैटिक ना होकर के। लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक्स की थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात करें तो डायलैक्ट्स, सोशल आइडियोलैक्ट्स। आइडियोलैक्ट्स का मतलब होता है कि किसी एक लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी स्पेसिफिक होती है। एक इंडिविजुअल अपनी लैंग्वेज का अलग से तरीका होता है किसी एक इंडिविजुअल का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब इस सोसाइटी में जनरली होता है कि हम एक ही तरह की लैंग्वेज को फॉलो कर रहे होते हैं, हम छोटा सा एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं ग्रुप ऑफ सोसाइटी का। तो जनरली होता है कि एक ही लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, बट एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की अगर बात करें तो उस लैंग्वेज का वर्ड्स ऑल्दो सेम हो सकते हैं पूरे एक ग्रुप में, लेकिन एक इंडिविजुअल का बोलने का तरीका, उसका साउंड, उसका पिच, उसका बोलने का तरीका, ये सब चीजें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे। तो आइडियोलेक्स डील करता है इससे। आइडियोलेक्स का मतलब ही होता है इंडिविजुअल स्पेसिफिक लैंग्वेज। सोशोलेक्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सोसाइटी से ये सोशोलेक्स आया है, मतलब सोसाइटी की लेक्स, डायलेक्ट से आया है ये वर्ड लेक्स, सोसाइटी की बोली। डायलेक्ट्स का मतलब होता है बोली, जो एक स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। तो एक सोसाइटी की लैंग्वेज से डील करता है सोशोलेक्स। एंड डायलेक्ट्स तो मैंने बताई थी आपको कि बोली होती है। तो ये शो करता है रीजनल, सोशल एंड पर्सनल वेरिएशंस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। नेक्स्ट, लैंग्वेज के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये सिंबॉलिक और आर्बिटरी होता है। सिंबॉलिक क्योंकि लैंग्वेज में किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है, और आर्बिटरी कोई एक इंडिविजुअल इसको अपने तरीके से, मनमाने तरीके से, अपने तरीके से इसको यूज करता है किसी भी लैंग्वेज को, तो ये सिंबॉलिक और आर्बिटरी होते हैं। फिर से ऊपर से देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो सिस्टमैटिक, ये सिस्टमैटिकली अरेंज होता है, इसमें प्रॉपर फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स का यूज होता है। ये डायनेमिक होता है, स्टैटिक ना हो करके, ये विद टाइम चेंज होता है, अक्रॉस जनरेशंस ये चेंज होती है कोई भी लैंग्वेज। इसमें डायलैक्ट
डायलेक्ट्स, सोशल और आइडियलिस्ट जैसे कंपोनेंट्स होते हैं जो रीजनल, सोशल और पर्सनल वेरिएशंस को शो करते हैं। ये सिंबॉलिक और आर्बिट्ररी होती है क्योंकि वर्ड्स के साथ सिंबल भी यहाँ पर होते हैं और जिसको मीनिंग असाइन करा गया है कल्चरली, कोई एक कल्चर में इसको डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स असाइन किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें मेजरली दो हाइपोथेसिस दी गए हैं कि किस बेसिस पे जो लैंग्वेज है उसका ओरिजिन हुआ होगा। फर्स्ट हाइपोथेसिस है डिवाइन क्रिएशन हाइपोथेसिस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाइपोथेसिस कहता है कि एक डिवाइन जो सुपरनेचुरल पावर हो सकती है या डिवाइन पावर हो सकती है, गॉड जैसा कुछ हो सकता है, कि उसने लैंग्वेज को ओरिजिनेट करा। ये जो हाइपोथेसिस है ये लैंग्वेज को डिवाइन का एक गिफ्ट कंसिडर करती है। ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स को गॉड ने बनाया था और जो ह्यूमन बीइंग गॉड ने बनाया था उसमें एक इनबिल्ट कैपेसिटी थी कि वो लैंग्वेज को यूज कर सके। मतलब जिस टाइम पे गॉड ने ह्यूमन बीइंग को फॉर्म करा था तो वो अपने आप से ह्यूमन बीइंग में ये कैपेसिटी थी कि उस टाइम पे वो किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सके, वो बोल सके, वो अपने आप को सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सके, वो वर्बली नॉन वर्बली लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये हाइपोथेसिस का हमारे पास ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा कि गॉड ने जो है वो ह्यूमन बीइंग को एक इनबिल्ट कैपेसिटी दी होगी कि वो लैंग्वेज को पैदा होते ही यूज कर सके। देन सेकंड हाइपोथेसिस है हमारे पास नेचर इवोल्यूशन हाइपोथेसिस। ये भी नाम से पता चल रहा है कि जैसे जैसे नेचर इवॉल्व हुआ ह्यूमन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी भी एनहेंस्ड हो गई कि वो इस नेचर के साथ खुद को अडेप्ट कर पाए और लैंग्वेज का यूज कर पाए इस नेचर के साथ खुद को अडेप्ट करने के लिए। तो ये हाइपोथेसिस क्या कहती है? लैंग्वेज इवॉल्व विद द ब्रेन। ह्यूमन का ब्रेन हमें पता है विद टाइम एनहेंस्ड हुआ है, विद टाइम डेवलप्ड हुआ है। तो ये कहता है लैंग्वेज इवॉल्व विद द ब्रेन डेवलपमेंट एंड सोशल नीड्स। इट वॉज सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एविडेंसेस। ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर हमने देखा है, ह्यूमन बीइंग का मेंटल डेवलपमेंट का इवोल्यूशन जो हमें देखा है, माइंड की डेवलपमेंट का जो इवोल्यूशन देखा है, ये हमें आर्कियोलॉजी भी दिखाती है कि जब हम प्राइमेट्स की स्टडी करते हैं, फिर फर्दर प्राइमेट्स से जब ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियंस का हम इवोल्यूशन देखते हैं तो हमें पता है कि होमोसेपियंस में निएंडरथल्स और ये जो पुराने इसके एंसेस्टर्स थे उनके कंपैरिजन में इनका जो होमोसेपियंस का ब्रेन का लेवल है, ब्रेन का साइज है, वो एनहेंस्ड हमें दिखता है। तो विद टाइम हमें पता है इवोल्यूशन के साथ ह्यूमन ब्रेन का, ह्यूमन माइंड का एनहेंसमेंट हुआ है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें कहते हैं कि इसी से हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप्ड हुआ और हमारा जो लैंग्वेज है वो भी डेवलप्ड हुआ। ये हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं थिंकर्स लाइक नोएम चॉम्स्की एंड स्टीवन पिंकर। तो इनका नाम आप अपने आंसर्स में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली इस हाइपोथेसिस की भी हमारे पास कोई भी प्रूवन हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि ह्यूमन बीइंग का जो हमें ये हमारे पास एविडेंस जरूर प्रेजेंट है कि हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो हुआ है विद टाइम, बट ये एविडेंस नहीं है कि उस मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ ही हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तो कोई भी हाइपोथेसिस इनमें से ट्रू हो सकती है और हो सकता है कोई तीसरा ही थ्योरी इसके लिए एनकाउंटर करता हो, इसके लिए कहता हो कि हाँ इस वजह से लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या थ्योरीज है फर्स्ट लैंग्वेज यूज की। सबसे पहले आती है हमारे पास इमिटेशन हाइपोथेसिस। इमिटेशन हाइपोथेसिस, इमिटेशन नाम का ही मतलब होता है मिमिक करना, इमिटेट करना। तो ये हाइपोथेसिस कहता है कि ह्यूमन बीइंग ने मिमिक करा होगा, मिमिक्री करी होगी जो नेचुरली अकरिंग साउंड्स हैं या मूवमेंट्स हैं उनको, इससे ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज जो है डेवलप हुई होगी। इस हाइपोथेसिस में बहुत सी हाइपोथेसिस फर्दर आती हैं, थ्योरीज आती हैं, जिसमें से फर्स्ट है डिंग डोंग हाइपोथेसिस। डिंग डोंग हाइपोथेसिस कहती है कि ह्यूमंस ने जब नेम्स करना स्टार्ट करा होगा ऑब्जेक्ट्स को, तो जिस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स नेचुरली उन ऑब्जेक्ट्स की साउंड आती है उसी के बेस पे उनको नेम कर दिया होगा। जैसे कि एग्जांपल है बूम फॉर द एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन होता है कोई भी चीज फटना, जैसे कोई बम फटता है तो वो बम फटता है तो बूम की साउंड आती है, तो ह्यूमन बीइंग ने इस साउंड को बूम नाम दे दिया। तो ये डिंग डोंग हाइपोथेसिस कहती है कि नेचर में जो चीजें जिनकी आवाज नेचुरली जिस तरीके से निकलती है, ह्यूमन बीइंग ने अपनी लैंग्वेज के पार्ट में उसी तरह के वर्ड्स को अडेप्ट करना शुरू कर दिया, जैसे एक्सप्लोजन्स के लिए बूम। सेकेंड हाइपोथेसिस इस थ्योरी में आती है पू पू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग ने अपनी लैंग्वेज को जिस तरह के इमोशंस हैं उन इमोशंस में हम जिस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलप्ड करा है। जैसे कि बात करें लाफ्टर में हम जो जोर से हंसते हैं तो वो हा हा की जो साउंड आती है, तो वो साउंड इन ह्यूमन बीइंग ने अपने लैंग्वेज में
इसको यूज कर लिया। तो ये पोपो हाइपोथेसिस कहती है कि ह्यूमन बीइंग ने अपने इमोशंस में जिस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं उस तरीके के वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में अडेप्ट कर लिए। तो ये रही हमारी सेकंड हाइपोथेसिस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। थर्ड हाइपोथेसिस है बो-मो हाइपोथेसिस। ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग की जो वोकैबुलरी है वो एनिमल्स की साउंड जिस तरीके से होती है, एनिमल्स जिस तरीके की नॉइसेस को प्रोड्यूस करते हैं उनको इमिटेट करके, उनको मिमिक करके निकली है, जैसे कि मू, हिस, बार्क और जो भी अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उनसे हमने इंस्पायर होकर अपनी लैंग्वेज को डेवलप करा है। फोर्थ इसमें आती है टाटा हाइपोथेसिस। इस टाटा हाइपोथेसिस को देने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि हम जिस तरह के हैंड गेस्चर्स को परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी की जिस तरह की मूवमेंट्स को करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमने अपनी वोकैबुलरी को, अपने वर्ड्स को डेवलप्ड करा है। जैसे कि अब ये टाटा हाइपोथेसिस के नाम से ही पता चल रहा है, जब हमने हैंड कोई जा रहा होता है तो अपने हाथ को हिलाते हैं, तो उसमें वो टाटा हाइपोथेसिस कहती है कि हम उसमें टाटा की जो हमने वर्ड यूज करा है वो उस हैंड मूवमेंट को मिमिक करने के लिए ही या उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही हमने ये वर्ड अपनी लैंग्वेज में अडेप्ट करा है। And the next hypothesis in the imitation theory is necessity hypothesis. नेसेसिटी हाइपोथेसिस क्या कहता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेसेसरी रहा होगा कुछ, इस वजह से लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड हुई होगी। तो लैंग्वेज बिगिन ड्यू टू द एनी नेसेसिटी। अब इसमें भी अलग अलग कंसेप्ट्स आते हैं, अलग अलग हाइपोथेसिस आती है। जैसे सबसे पहले आती है वार्निंग हाइपोथेसिस। अब नाम से पता चल रहा है वार्निंग, किसी चीज की वार्निंग देने के लिए जब लैंग्वेज की जरूरत पड़ी होगी तो उस वजह से जो है लैंग्वेज डेवलप्ड हुई होगी, उसको बोलते हैं वार्निंग हाइपोथेसिस। ये कहती है कि लैंग्वेज इवॉल्व फ्रॉम द ह्यूमन सिग्नल्स टू अलर्ट मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब। अब ट्राइब में तो इनको हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि जनरली ये प्रैक्टिस करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस करते थे, जो जनरली इनका सामना होता था खतरनाक एनिमल्स से। तो ये ट्राइब के जो लोग हैं इनको एक दूसरे को जब अलर्ट करना होता था तो ये जिस तरह के सिंबल्स का यूज करते थे, जिस तरह के वर्ड्स का, वोकैब का यूज करते थे, जिस तरह के साउंड्स को ये प्रोड्यूस करते थे, वो भी लैंग्वेज का एक पार्ट था, वो लैंग्वेज का एक डेवलपमेंट का हम बिगनिंग कह सकते हैं। तो ट्राइब में ये जो लैंग्वेज है, जो सिंबल्स यूज करने के लिए डेवलप होंगे, ये एक दूसरे को वार्निंग देने के लिए प्रोड्यूस हुए होंगे, शुरुआत की होगी इनकी। तो इसको बोलते हैं वार्निंग हाइपोथेसिस। देन सेकंड है यो ही हो हाइपोथेसिस। ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के कोऑपरेटिव एफर्ट्स की वजह से जो है वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा। जैसे चैंटिंग टू एनकरेज कलेक्टिव एफर्ट्स व्हाइल मूविंग टू अ रॉक। जब बहुत सारे लोग एक साथ एक रॉक को क्लाइंब कर रहे हैं तो वो आपस में कोई ना कोई चीज को चैंट करते जाते होंगे, जो जिसका कोई एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ये जो चैंटिंग है ये इनको करेज प्रोवाइड करती है, इनको हौसला देती है कि ये इस रॉक को क्लाइंब कर सके। और आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि मिलिट्री में भी हमारे ऐसे जो साउंड्स है वो यूज करे जाते हैं, ऐसा म्यूजिक यूज किया जाता है जो जो हमारे जो मिलिट्री पर्सोनल्स है उनको करेज दे कि वो अपने वर्क को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली कर सके। तो ये है यो ही हो हाइपोथेसिस, क्योंकि जो हमारी जो चैंटिंग है, जो वर्ड्स है, जो टाइप ऑफ म्यूजिक है, जो लैंग्वेज है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट डालता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। आपने देखा होगा कि हम जिस तरीके का भी म्यूजिक सुनते हैं उस तरीके का हमारा मूड हो सकता है, एंड रिवर्सली हमारा जिस तरीके का मूड होता है हम उसी तरह के म्यूजिक को सुनना प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से यो ही हो हाइपोथेसिस आया है कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स की वजह से जो है वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा। देन नेक्स्ट है लाइंग हाइपोथेसिस। लाइंग यहाँ पे झूठ वाला लाइंग ही है। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये कहता है कि लैंग्वेज इन्वेंट हुआ होगा फॉर द पर्पस ऑफ लाइंग, कि इंसान झूठ बोल सके या वो किसी को धोखा दे सके, इस पर्पस की वजह से ही लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ होगा। तो लाइंग हाइपोथेसिस ये कहता है। फिर बात करते हैं हम, अब हमने देख लिए वेरियस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस की लैंग्वेज का डेवलपमेंट एक्चुअल में क्यों हुआ होगा। हमने देखा थ्योरीज ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, जिसमें हमने इमिटेशन हाइपोथेसिस देखी। इमिटेशन हाइपोथेसिस हमें यही बता रही थी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी ना किसी चीज को मिमिक करके उसने लैंग्वेज को डेवलप करा होगा। इसमें हमने फर्दर बहुत सारी हाइपोथेसिस देखी, जैसे डिंग डोंग हाइपोथेसिस। ये कहते हैं कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड होती है उसी को ह्यूमन बीइंग ने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स को यूज कर लिया, जैसे कि बूम फॉर द एक्सप्लोजन। पूपू हाइपोथेसिस कहती है कि इमोशंस की जैसी साउंड होती है उसको ह्यूमन बीइंग ने अपनी लैंग्वेज में एज सच वर्ड्स को अडेप्ट कर लिया टू डेवलप द लैंग्वेज, जैसे कि लाफ्टर के लिए हाहा। एंड बोमो हाइपोथेसिस कहती है कि एनिमल की जो नॉइसेस होती है उसको एज सच ह्यूमन बीइंग ने अपनी वोकैबुलरी में यूज कर लिया और लैंग्वेज को डेवलप करा, जैसे कि मूव, हिस एंड बार्क।
टाटा हाइपोथेसिस चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग के गेस्चर्स एंड मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वोकैबुलरी या लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था। देन नेसेसिटी हाइपोथेसिस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज की नेसेसिटी की वजह से नेसेसरी हाइपोथेसिस डेवलप हुई होगी। अब ये नेसेसिटी हाइपोथेसिस में फर्दर हाइपोथेसिस है जैसे कि वार्निंग हाइपोथेसिस। ये कहती है कि वार्निंग देने के लिए ट्राइब्स के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को हंटिंग के टाइम एक डेंजर से बचाने के लिए, एक डेंजर के लिए अलर्ट करने के लिए वार्निंग हाइपोथेसिस, वार्निंग करने के लिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा। ये कहती है वार्निंग हाइपोथेसिस। सेकंड हमने देखी यो ही हो हाइपोथेसिस। ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग के कोऑपरेटिव एफर्ट की वजह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ होगा, जैसे कि चैंटिंग वाइल्ड क्लाइंबिंग अ रॉक। लाइंग हाइपोथेसिस कहती है कि जो लैंग्वेज है उसका इन्वेंशन का जो पर्पस रहा होगा वो झूठ बोलना या किसी को धोखा देना रहा होगा। ये हमने देखी लैंग्वेज की डेवलपमेंट की वेरियस हाइपोथेसिस। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस हमें पता ही है। वर्बल जो बोला जा सके, जो किसी साउंड को प्रोड्यूस करे, जो वर्ड्स को हमारे माउथ से प्रोड्यूस करे। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि सिंबल्स का यूज करना, एक्सप्रेशंस का यूज करना, इस तरह की कम्युनिकेशन को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों ही तरह के कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम झूठ बोल सकते हैं, डिसीव कर सकते हैं, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये जनरली इतना ईजी नहीं होता। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है टू नो अ पर्सन वेरी क्लियरली। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा पार्ट हमारे कम्युनिकेशन का फॉर्म करता है, क्योंकि हम बोलने से ज्यादा चीजों को एक्सप्रेस करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, अपने एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। तो ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होता है रादर देन वर्बल कम्युनिकेशन। देन स्पीच एंड राइटिंग आर द फंडामेंटल टू ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। स्पीच वर्बल में आ जाता है, राइटिंग नॉन वर्बल में आ जाता है। दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए, ह्यूमन के बिहेवियर को बताने के लिए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेजेस। इसका जो फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी है उसको करा था चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। तो इस बुक में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को चार्ल्स डार्विन ने फर्स्ट टाइम अपनी बुक में स्टडी करा था, बताया था, एक्सप्रेस करा था। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है ऑफ encompassing कम्युनिकेशन थ्रू बॉडीली गेस्चर्स। हम जिस तरह के गेस्चर्स बनाते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, हमारी वॉइस का टोन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, और हमारे फेस के मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, ये सब चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ये ज्यादातर कल्चरली डिटरमाइंड होता है। जैसे अगर हम बात करें तो हम हमारे ही इंडिया की स्टेट्स की ही बात करें, हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में कल्चर है कि वो लोग थोड़ा ज्यादा हाई पिच्ड वॉइस के साथ बोलते हैं, थोड़ा उनका टोन जो है वो अलग होता है, वो फास्टली बोलना प्रेफर करते हैं। वैसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोग इनके कंपैरिजन में थोड़ा स्लोली बोलना पसंद करते हैं। तो ये कल्चर से डिटरमाइंड होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारा जो पिच है वो पिच कितना हाई होगा, हमारा टोन क्या होगा। प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, मेरा ऐसा कोई कल्चरली किसी को डिफरेंशिएट करने का कोई मकसद नहीं था, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको बताने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे यूज करा है, तो आप इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन कन्वेइंग द मीनिंग्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवीसी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स डील करता है विद आवर बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर्स हम जिस तरह के बनाते हैं वो उससे डील करता है, उस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से डील करता है काइनेसिक्स। देन हैप्सिक्स, सेकंड हैप्सिक्स है। हैप्सिक्स हम डील करता है द स्टडी ऑफ द टच इन द कम्युनिकेशन, जैसे कि हैंड शेक्स हो गए, होल्डिंग हैंड्स हो गया, किसिंग हो गया, और अदर फिजिकल कॉन्टैक्ट, इससे टच से जो भी रिलेटेड होता है इसको स्टडी करते हैं हम हैप्सिक्स ब्रांच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड ब्रांच है आई गेज, जिसको ऑक्यूलेक्सिस भी बोला जाता है। इसमें हम आईज की स्टडी करते हैं कि आईज हमारी किस तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि आईज के पैटर्न का फिक्सेशन, प्यूपिल का डायलेशन। जैसे हम किसी चीज को अगर बहुत शॉकिंगली देखते हैं, हमें कोई शॉक लगा है, तो हमारी आंखें जो है वो ऐसे खुली की खुली रह जाती है ना, तो प्यूपिल का हमारा यहाँ पे डायलेशन हो जाता है। और फिर इसके अलावा हम और भी अलग अलग मूवमेंट्स में हमारा प्यूपिल कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायलेट होता है, तो ये हमारी आईज की मूवमेंट होती है। और
ब्लिंक रेट, जब हम नर्वस होते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट ज़्यादा होता है। जब हम कंसंट्रेटेड होते हैं किसी चीज़ में, कंसंट्रेशन से किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड लेवल में हमारा ब्लिंक रेट जो होता है वो कम होता है। तो ये हमारी आईज की मूवमेंट भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरह से डील करती है। और ये ओकुलेसिस ब्रांच ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी आईज की मूवमेंट किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डील करती है, किस तरीके से इसमें इम्पैक्ट डालती है, उसको स्टडी करता है। नेक्स्ट ब्रांच है पैरा लैंग्वेज, इसको वोकैलिक्स भी बोलते हैं। इसमें एक साउंड का पिच कितने हाई पिच में या कितनी लो पिच में किसी साउंड को बोला जा रहा है, किसी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, उसका टेम्पो यानी उसका पेस ऑफ द डेवलप ऑफ स्पीकिंग, कितनी तेजी से हम किसी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, कितनी स्लोली बोल रहे हैं, उसकी स्टडी करता है। रिदम को स्टडी करता है, आर्टिकुलेशन को स्टडी करता है, रेजोनेंस को स्टडी करता है, और एक्सेंट जिसमें उस लैंग्वेज को बोला जा रहा है, उन सब चीजों को ये ब्रांच स्टडी करती है। इसमें वर्बल कैरेक्टर्स भी आते हैं जैसे कि लाफ्टर, क्राइंग, और वोकल क्वालिफायर्स भी आते हैं जैसे लाउडनेस एंड पिच। तो पैरा लैंग्वेज में हम ये सब चीजें देखते हैं, ये सब चीजें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है क्लोथिंग एंड बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी का लैंग्वेज का, किसी का जेंडर, एज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके किस तरीके से वो दिखाई देता है, क्लोथिंग किस तरीके की करता है, जैसे हमें किसी फॉर्मल जगह पे जाना होता है तो हम उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो हम उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ के कपड़े पहनते हैं उस तरह। तो ये जो चीज़ें होती हैं क्लोथिंग, ये भी एक लैंग्वेज को इम्पैक्ट डालता है और इसके इम्पैक्ट को स्टडी करा जाता है यहाँ पर इस ब्रांच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। फिर फिजिकल इन्वायरमेंट भी किसी एक लैंग्वेज को इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि फर्नीचर, वहाँ की लाइटिंग, कलर्स, जैसे जो शांत इलाका होगा, शांत एरिया होगा, वहाँ के कलर्स जो है वो लाइटर होंगे कंपेयर की करें हम कोई ऐसे वायलेंट जहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करनी हो ऐसे एरियाज में, तो वहाँ पे कलर्स ब्राइटर जनरली शो होते हैं। टेम्परेचर किसी का और नॉइस, ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं, अफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट ब्रांच है प्रोक्सेमिक्स, ये ब्रांच स्टडी करती है ऑफ द स्पेस एंड डिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से ज़्यादा क्लोज्ड है, हमारा रिलेशन उनके साथ अच्छा है, तो हम थोड़ा, हमारा जो डिस्टेंस है वो कम होगा उनसे बात करने का। इसके अलावा हमारी आई कांटेक्ट भी डिटरमाइन करता है कि हम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं या कितने ज़्यादा उस पर्सन के क्लोज हैं, ये भी डिटरमाइन करता है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक एलिवेटर या लिफ्ट में जब आप होते हैं तो आप ऑल्दो उन बहुत से जो लोग उस लिफ्ट में खड़े होते हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं है, बट वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, उनका स्पेस जो है वो कम होता है, बट क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं है तो वो जनरली ऑकवर्ड ना फील करे, इसलिए वो आपस में आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोक्सेमिक्स, जो स्टडी करता है स्पेस एंड डिस्टेंस इन अ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है क्रोनेमिक्स, इसमें द यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द पेस ऑफ द स्पीच, टाइमिंग एंड पंक्चुअलिटी। तो जब हम किसी लैंग्वेज के, किसी कम्युनिकेशन के इन मेथड्स को फॉलो करते हैं, इन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे अगर कोई इंसान बोलने में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, लैंग्वेज को यूज़ करने में बहुत पंक्चुअलिटी दिखाई देती है उसके, तो ये हमें दिखाता है कि बहुत रिस्पेक्टफुली वो वर्क कर रहा है, वो उस प्रोफेशन को लेकर रिस्पेक्टफुल है। टाइमिंग, अगर बहुत ही लेंथी स्पीचेस दी जाती हैं तो वो उसकी इन डेप्थ एनालिसिस को शो करता है, जबकि अगर वहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इन डेप्थ एनालिसिस की, तो उस स्पीच की टाइमिंग जो है वो शॉर्ट होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई स्पीच होगी। पेस ऑफ द स्पीच, ये किसी इंसान के लैंग्वेज के बारे में, उसकी मेंटल स्टेट के बारे में बताता है। अगर हम पेस ऑफ द स्पीच इसके साथ पेस ऑफ द राइटिंग को देखें, कि अगर जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो ये कंसिडर किया जाता है कि उनकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बहुत स्पीडली लिखते हैं, सो दैट वो अपनी वो बनावट, अक्षरों की बनावट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों की माना जाता है कि जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं होती। और ऐसे लोग टेंड करते हैं कि वो लोग स्पीडली बोले कंपैरेटिव टू अदर पर्सन्स। ऑल्दो ये बहुत से अदर फैक्टर्स जैसे कल्चर पे भी डिपेंड कर सकता है, बट ये एक मेंटल स्टेट पे भी डिपेंड कर सकता है। तो हम लैंग्वेज के इन कंपोनेंट्स को यूज करके किसी के कल्चर के बारे में, किसी की मेंटल स्टेट के बारे में भी जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल वर्सेस वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको सप्लीमेंट करता है, उसको एम्फसाइज करता है, और इवन कई बार वर्बल कम्युनिकेशंस पे कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है।
अब कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करता है? सप्लीमेंट तो ऐसे करता है कि हम कोई अगर चीज कोई किसी वर्ड को बोल रहे हैं, अगर हमारे उस वर्ड्स के साथ हमारे एक्सप्रेशंस ऐड ऑन हो जाएंगे तो ये उसके साथ सप्लीमेंट करेगा कि उन एक्सप्रेशंस और वर्ड्स के साथ मिलके हमारी लैंग्वेज को, हमारे कम्युनिकेशन के मेथड को वो कंप्लीट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे करेगा कि कभी कभी हम वर्ड्स बोल कुछ और रहे होते हैं और हमारे एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रही होती है। जब जनरली हम झूठ बोल रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन आती है, तो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस केस में वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये जनरली अनकॉन्शियस होता है और ये ज्यादा क्रेडिबल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर हम वर्ड्स के साथ झूठ बोलना प्रेफर कर रहे हैं तो कभी कभी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो सच हमें दिखा देता है, तो ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है, ज्यादा क्रेडिबल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंसिडर किया जाता है। जबकि अब फिर नेक्स्ट लाइन ये बोल रही है, वाइल वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्रीट एंड प्राइमरली कन्वेज कंटेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होलिस्टिक है, ये सिग्निफिकेंट इमोशनल और रैशनल मीनिंग को कैरी करता है। अब डिफरेंसेस देखते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, जेंडर में जो विमेन होती हैं, वुमेन टेंड करती हैं कि वो मिनिमल रिस्पॉन्सेज दे, जैसे वो छोटे वर्ड्स को यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये, हम, ये सारे वर्ड्स को वुमेन जो है वो टेंड करती हैं कि वो ज्यादा अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करें। इसके अलावा अगर वुमेन के केस में देखा जाए तो उनको ज्यादा टॉकेटिव कंसिडर किया जाता है, वो मोर नंबर ऑफ वर्ड्स को यूज करना प्रेफर करती हैं, वो ज्यादा बोलना प्रेफर करती हैं, वो इमोशनली ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, तो वो मेन के कंपेयर में ज्यादा एक्सप्रेसिव होने के साथ साथ अगर वो ज्यादा बोलती हैं, वो अपने वर्ड्स को ज्यादा यूज करती हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन का तरीका है, उसमें क्वालिटी ज्यादा होती है और मेन के कंपैरिजन में क्वालिटी ज्यादा देखी जाती है। अब देखिए ये चीज मैं नहीं बोल रही, एक फीमेल होके मैं तो ये चीज क्यों ही खुद बोलूंगी, ये जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वुमेन आर ऑफन मोर स्किल्ड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो एक्सप्रेस ज्यादा कर पाती हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा एक्सप्रेशन जो है वो मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि मैन देखा जाए तो लेस कंपैरेटिवली लेस एक्सप्रेसिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ द इमोशनल डिस्प्ले, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी वुमेन ज्यादा सही होती हैं, ज्यादा एक्टिव होती हैं। नेक्स्ट है सोशल कंटेक्स्ट क्या है लैंग्वेज यूज का। अब देखिए जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था तो टॉपिक का नेम ही था लैंग्वेज, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज कैसे कल्चर को इम्पैक्ट करती है या कल्चर कैसे किसी लैंग्वेज को इम्पैक्ट करता है, ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे, तो वो हमारा अब टॉपिक आ चुका है। लैंग्वेज जो है वो डीपली इंटरवीन है विद द कल्चर, किसी एक स्पेसिफिक कल्चर की जो लैंग्वेज है वो उस कल्चर के लिए स्पेसिफिक होगी जनरली, तो ये इस तरह से कल्चर जो है वो लैंग्वेज को इम्पैक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है उनके एक्सपीरियंसेस को, एक कल्चर के वैल्यूज को और उनके वर्ल्ड को लेकर क्या व्यूज है उसको एक लैंग्वेज इम्पैक्ट करता है, शो करता है। सोशल इंटरेक्शंस, जब एक कम्युनिटी आपस में सोशल इंटरेक्शंस इसके मेंबर्स आपस में करते हैं उससे जो है कोई लैंग्वेज लर्न की जाती है। सेकंड है इसमें सोशल लिंग्विस्टिक्स, जैसे कि नाम से ही पता चलता है सोशल, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो सोसाइटी आपस में किस तरह की लैंग्वेज को अडेप्ट करती है उसकी स्टडी है। दिस फील्ड स्टडीज द इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन द लैंग्वेज यूज। नेक्स्ट है क्लास डिफरेंसेस। क्लास डिफरेंसेस में भी लैंग्वेज का डिफरेंसेस देखे जाते हैं कि कुछ क्लासेस के जो लोग हैं, एक स्पेसिफिक क्लास के लोग एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज को बोलने का एक्सेंट भी है वो क्लास टू क्लास वेरी करता है। सोशल क्लास इन्फ्लुएंसेस लिंग्विस्टिक वेरिएशंस इंक्लूडिंग प्रोनाउंसिएशन को भी इम्पैक्ट करेगा, ग्रामर का यूज भी इम्पैक्ट करेगा और वोकैबुलरी भी क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन रखती है, वोकैबुलरी भी डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंड इलेबोरेटेड कोड्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रिस्ट्रिक्टेड में रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स यूज होंगे, लिमिटेड वर्ड्स यूज होंगे, लिमिटेड स्पीच की लेंथ होगी, इलेबोरेट कोड्स में इलेबोरेटेड होगी। अब जहां पे ज्यादा बोलने की जरूरत है, जहां पे ज्यादा अच्छे से किसी चीज को डिफाइन करने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहां पे इलेबोरेटेड कोड्स यूज होंगे, जहां पे कम बोलने की जरूरत है वहां पे रिस्ट्रिक्टेड कोड्स यूज होंगे। इसको दिया था थिंकर बेसिल बर्नस्टीन ने, इसको क्लासिफाई करा था इन दो पार्ट्स में। ये कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कोड्स आर कंटेक्स्ट डिपेंडेंट एंड यूज्ड विद द क्लोजनेट्स। हम अपने क्लोज वन के साथ ही एक लिमिटेड वर्ड्स का यूज करते हैं, ऑल्दो हम ज्यादा वर्ड्स का यूज क्लोज वन के साथ करते हैं, बट इसमें ये है कि क्लोज वन के साथ हमें लिमिटेड वर्ड्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इजीली समझ पाते हैं, तो यहाँ पे हमें कम वर्ड्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है। अज्यूमिंग शेयर अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जबकि इलेबोरेटेड कोड्स की बात करें, ये ज्यादा एक्सप्लिसिट होते हैं, लेस रिलायंट होते हैं ऑन द शेयर्ड context and used when communication with the broader audience is needed. These codes are associated with a different social structure
दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स में यूज होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एज डिफरेंसेस। विद एज हमें पता है हम अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ एक चाइल्ड जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो अपनी बढ़ती उम्र के साथ नई वोकैबुलरी को लर्न करेगा, वो नए इन्वायरमेंट में अगर जाएगा तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा विद टाइम। तो इस तरह से एज डिफरेंसेस उसमें आते हैं। एक चाइल्ड बचपन में कुछ और बोल रहा होता है एंड विद टाइम उसकी वोकैबुलरी, उसकी ग्रामर के रूल्स, उसके इन्वायरमेंट्स को लेकर अलग अलग एडेप्टेशन की वजह से उसके लैंग्वेजेस में पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं, इसलिए एज डिफरेंसेस भी लैंग्वेजेस में देखे जाते हैं। देन प्रेस्टीज, एक पर्सन जो अगर हायर सोशल स्टेटस चाहता है तो वो उस तरह की लैंग्वेज को यूज करेगा और एक इंडिविजुअल अपना प्रेस्टीज पाने के लिए भी अपनी लैंग्वेज को वेरी कर सकता है और ये लैंग्वेज प्रेस्टिजियस पीपल में और क्लास बेस्ड डिस्टिंक्शन रखते हुए भी ये वेरिएशंस रख सकती हैं। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क में जितनी ज्यादा डेंसिटी या इंटरकनेक्टेड या जितने ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले एरियाज में कोई सोसाइटी रह रही होगी उनकी लैंग्वेज अलग होगी रादर देन कोई सोसाइटी जिसमें बहुत कम लोग हैं और बहुत आपस में दूर दूर रहते हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी। तो लैंग्वेज सोशल नेटवर्क के बेसिस पे भी वेरी करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ऑन लैंग्वेज, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।